अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन आज पार्ट 2 के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी अरशद मलिक साहब, जो कि हमारे वाइस चीफ भी रह चुके हैं और एयर मार्शल रिटायर्ड भी हैं, और उनसे बड़ा ज़बरदस्त हमारी गुफ्तगू जारी है। और डायरेक्टली सवालात पे आता हूं जी। पहला सवाल जो अब मैं पार्ट 2 में उनसे ये करने जा रहा हूँ वो ये सर कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसा काम किया सर? अल्हम्दुलिल्लाह अनमैचेबल। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि जब हमारी एयरफोर्स की लीडरशिप और कौमी क़यादत जब अवार्ड्स करेगी उसमें भी आपको पता चलेगा कि एयर डिफेंस के भी हक उनको भी दिया गया और उन्होंने उसको पूरा किया और उन्होंने क्लेम है जो कि अवार्ड हो रहे हैं। कितने हुए मैं उन्हीं तक रखूँगा। लेकिन एक दूसरा, एयर डिफेंस जो कंट्रोलर्स थे हमारे, मैंने आपको शायद पहले बताया कि वो नींद छीन तो उन बेचारों की थी नहीं, लेकिन उन्होंने जो पोजीशनिंग की, जो सर्विलेंस की और जो इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस किए, एक हमारी बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है। मैं महदूद तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने हमारे एयर डिफेंस के सिस्टम्स थे, जितने हमारे वेपन सिस्टम थे, जितने हमारे ईडब्ल्यू और स्पेस एसेट्स थे, इनको हमने इंटीग्रेट किया। फिर पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्मी की लीडरशिप को मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स पे ट्रस्ट करते हुए कहा कि ये सारे एसेट्स अब आपके अंडर। दुनिया भर में हर जगह एक सेंट्रल ऑपरेशन सेंटर होता है, एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम होता है। पाक फ़िज़ाइया ने उसको नया नाम दिया, जिसका नाम दिया गया नेशनल इंटीग्रेटेड एयर ऑप सेंटर, नेओक। उस नेओक के अंदर आपके पास हर किस्म की पिक्चर थी, हर किस्म की अवेयरनेस थी, हर किस्म का एसेट डिस्प्ले था, हर किस्म के एसेट का कंट्रोल अवेलेबल था। सो एयर डिफेंस सिस्टम को, जो हमारी एक प्रोजेक्ट है जिसको हम विजन कहते हैं, उन्होंने कमाल का मुजाहरा किया कि उन्होंने इंडिजिनस तरीके से इस सारे निज़ाम को मजबूत किया, फ्यूज़ किया। ठीक है। मैं और एक खबर आपको देना चाहूँगा, छोटी छोटी कंट्रोल खबरें दे रहे हैं। हमने जो अपना नेओक था, जो नेशनल इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर था, उसको एक जगह पे महदूद नहीं रखा। हमने जो एयरफोर्स में कैपेबिलिटीज़ पढ़ाई जाती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए जाते हैं, उनमें कहा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, ईज़ ऑफ ऑपरेशन, डाइवर्सिफिकेशन। हमने उसका अमली मुजाहरा किया कि हम कोई एक जगह पे नेओक नहीं था। ठीक है। एक नेओक यहाँ है, एक नेओक यहाँ है, एक नेओक मोबाइल है, एक नेओक कहीं और बैठा हुआ है, लेकिन पिक्चर उस पे सारी की सारी वॉर थिएटर की थी। और मतलब कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता ये कहाँ पे। और थिएटर ऑपरेशन जो था वो सारा आपके सामने था। सो डिसीजन मेकिंग वाज दैट मच इजी। ठीक है। सो क्रेडिट गोज टू योर फ्यूजन गाइज एंड योर एयर डिफेंस गाइज। ओके ठीक है। चलें जी, अब नेक्स्ट सवाल जी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा। मलिक साहब ये बताइएगा कि अगर ये सीज फायर ना होता, हमने देखा कि 10 की रात हमने मतलब सारी रात ही जाग के गुजारी पूरे पाकिस्तान ने। होता इस तरह से है कि पाकिस्तान जब मिज़ल्स फायर करता है, जब पाकिस्तान की एयरबेसेस को अटैक किया जाता है, मुसलसल जारियत उनकी जारी थी इंडिया की, और उसके बाद हमारे पास खबरें आनी शुरू हो गई कि 26 टारगेट्स जो हैं वो पाकिस्तान ने हिट कर दिए हैं वहाँ पे। शायद मोर देन 26 आपके पास इंफॉर्मेशन मोर देन 26। ठीक है। और अचानक जो हम लोग उस वक्त नहीं सोच रहे थे कि ऐसा होगा, कि उनका फॉरेन ऑफिस आता है, साथ वो कर्नल कुरैशी आती हैं और वो कहती हैं कि अगर पाकिस्तान सीज़ फायर करने को तैयार है तो हम भी तैयार हैं। तो समझ तो हमें आ गया क्लियर कट कि भाई अगर वो रिटेलिएट नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि शायद बस हो गई है। अब यही सवाल मैं आपके पास लेके जाता हूँ कि अगर सीज़ फायर ना होता तो इसका नुकसान क्या भारत को होना था या पाकिस्तान को होना था? देखिए, किसी हमें तकब्बुर में नहीं रहना चाहिए। अल्लाह ताला से हम्बल तरीके से माफ़ी मांगते हुए हमें ये ज़रूर ये भी तस्लीम करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हमें मेहरबानी की उसमें हमारी तैयारी का बड़ा अमल दखल था, हमारी काबिलियत का अमल दखल था, और हमने जिस भरपूर तरीके से एक मिथ मिटाई कि ये एक छोटा और कमज़ोर मुल्क है और ये सिर्फ डिफेंसिव करने को ही तरजीह देगा, हमने उस डिफेंसिव को ट्रू सेंस में ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में कन्वर्ट किया। मैं 1-2 दफ़ा कह चुका हूँ, मैं फिर दोहराऊँगा कि हमारे पास कुछ ऐसे सरप्राइजेस अभी भी थे जो कि हम नहीं शो कर पाए, और शायद अल्लाह ने हमें मौका दिया कि उसको हम अगली मार्के में या अगले इनकाउंटर में, कहता हूँ अल्लाह करे ना हो, उसमें हम शो करेंगे। ठीक है। अगर आप एक और मैं आपको बात बताता हूँ, और वो प्लान में शामिल थे, हम कर देते अगर थोड़ा चलता तो। मैं उसी की तरफ आ रहा था कि जब हम ऑफेंसिव गए, जब हमने अपने टारगेट्स इंगेज किए, तो आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन हमें कोई इनकाउंटर नहीं करना पड़ा।
अच्छा, हमारे खिलाफ कोई जहाज हवा में नहीं था। ओके। हमने उस दिन अपने JF-17 इस्तेमाल किए। JF-17 से हमने वो वेपन्स लॉन्च किए और उनके साथ हमारे एस्कॉर्ट्स थे, J-10 साथ शामिल थे, EW एसेट्स, और वो तो हमारी था ही था। कोई जहाज हमें नजर नहीं आया। कहाँ थे? रेस्ट कर रहे थे, मुराकबे में थे, मालिश करवा रहे थे, या इजराइल वाले सोच रहे थे कि इन पे अब क्या लगाया जाए। ये बिल्कुल कंफर्म रिपोर्ट्स हैं। अच्छा। कि जब हमारा ये इनकाउंटर हो रहा था उस वक्त इजराइल की टेक्निकल टीम्स इंडिया के अंदर मौजूद थी, जो कि उनको EW एसेट्स और ड्रोन्स को मजीद रिफाइन करने में 150 पीपल का जो एक नंबर भी आया। फिगर्स नहीं, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ने बोला कोई चीज़ छुपती नहीं। एक बात। दूसरी बात, अगर ये खुदा न खास्ता, मैं खुदा न खास्ता इसलिए कहता हूँ कि हम कभी भी जंग के रवादार नहीं। हाँ, एक बात दुनिया के लिए बड़ी क्लियर होगी कि ये बावकार खुददार कौम है। जब सालमियत पे आएगा तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, बड़े बड़े अपने जो हमारे इख्तलाफात हैं वो पीछे रह जाएंगे और सब मिलके एक हो के अपने मुल्क के दिफा में जिस हद तक जा सकते हैं जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इसका ज़्यादा फ़ायदा इंडिया का हुआ है। बिकॉज अब वो कहते हैं खुल के क्या दें, कोई इशू नहीं, बता दें। भूखे ना लड़ोगे थे, भूखा मारने थे आ गया। तो हमारी ये सालमियत दाव पे लग चुकी थी। हमारे यहाँ थ्रेशोल्ड यही है कि जब हमारे मुल्क के अंदर हमारे मासूम बच्चों का, मासूम शहरियों का बेगुनाह खून बहेगा तो फिर हमारे लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं। तो मेरे ख्याल में इसमें इंडिया का फ़ायदा था। इंडिया ने इसको रियलाइज़ कर लिया और मुख्तलिफ फ्रंट्स पे, ये तो दुनिया ने खुद माना है, उन्होंने अप्रोच करके इसको जंगबंदी की तरफ ले गए। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी के इंसानियत का नुकसान नहीं हुआ, वरना पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हर लिहाज से तैयार थे। और अभी हमारे जो अनसंग हीरोज़ हैं नेवी वाले, उनका भी एक रोल है जो कि अभी तक उस तरह अनफोल्ड नहीं हुआ था। तो यहीं से बात कर लेते हैं, बताएं ना ज़रा क्या रोल था। आपको पता है कि हिंदुस्तान का बड़ा जोन था अपने कैरियर के ऊपर। उन्होंने कैरियर की मूवमेंट भी शुरू, विक्रांत। जब वो कैरियर आना शुरू होता है तो उनको दो थ्रेट्स मिलते हैं, एक पाकिस्तान नेवी से मिलता है, एक पाकिस्तान एयरफोर्स से मिलता है। पाकिस्तान नेवी के जो माशाल्लाह जो EW एसेट्स थे और जो रिकॉनेसेंस एसेट थे, उनको कंट्रोल करना पड़ रहा था। अच्छा। वो उसकी पोजीशन रिपोर्टिंग के लिए और उनको थ्रेट करने के लिए ओपन सी में डीप सी जा रहे थे। अच्छा। और फिर जब आपकी J-10 की सलाहियत आ गई थी तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जहाज़ों का नाम ले लूँगा, कुछ जहाज़ों पे ऐसी सलाहियत थी कि वो जिस रेंज में आना चाह रहे थे उसके ऊपर उनको अटैक करना हमारे लिए मुश्किल नहीं था। ओके, ठीक है। तो अगर वो कोई कोशिश करते तो दे विल बी ड्राउंड। ओके, ये तो आपने एक और खबर बताई है। ठीक। चलें, एक मैं आपसे चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत दोबारा कोई ऐसी हरकत करेगा? इसके पीछे कुछ मोहरकात हैं कि जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं उनकी क़यादत की तरफ से कि हमने पाकिस्तान को ऑब्जर्वेशन पे रखा हुआ है, हमारी रगों में जी वो मोदी साहब कहते हैं जी गरम संदूर दौड़ रहा है, और वो कभी कहते हैं कि पाकिस्तान के नौजवान बाहर आएँ और इसे ख़त्म करें, रोटी खाएं नहीं तो मेरी गोली खाएं। मतलब इस तरह के घटिया किस्म के बयानात एक लीडरशिप की तरफ से आ रहे हैं इस जंग के बाद। मुंह की तो उन्होंने खा ली, लेकिन अभी भी ये सब कुछ जारी है। आपको लगता है कि इंडिया क्या दोबारा ऐसी हरकत करने के बारे में अनकरीब सोच सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में हमें उस सोच को फिलहाल नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी स्ट्रेटेजी खुद डिफाइन करनी चाहिए। हमें अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बड़ा फोर्सफुली जाना चाहिए। हमें अपने बयानिया को OIC, यूनाइटेड नेशंस के पास लेके जाना चाहिए। हालांकि यूनाइटेड नेशंस का रोल कुछ नहीं, बड़ी बदकिस्मती की OIC भी वो इफेक्टिव रोल नहीं कर पाती जिसकी हमें उससे तवक्को रखनी। हम तो हर किसी के मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान दौड़ पड़ता है। बदकिस्मती ये है कि हमारे मसलों के लिए, हमारी साइड लेने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। बट दैट शुड नॉट डिस्करेज यू। सो यू मस्ट पुट अप योर पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस द होराइजन एंड टू एवरीबडी एंड इन वेरियस सेक्टर। मैं तो कहता हूँ आपके दानिशमंद, आपके पढ़े लिखे लोग, आपके एकेडमियन, आपके ताजिर लोग, जो इकोनॉमिक ओरिएंटेशन के लोग हैं, आपके पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग जाएं और दुनिया को बताएं कि हम अमन चाहते हैं, अमन करते रहेंगे और अमन के लिए प्रैक्टिस करते रहेंगे। और ये दुनिया को बताएं कि देखें, कंसिस्टेंट पॉलिसी है जो कि स्टेटेड पॉलिसी है कि मशरक़ी पाकिस्तान में अभी भी वो क्लेम करते हैं कि हमने लोगों को असले दिए, हमने उनकी जंग को सपोर्ट किया। श्रीलंका के लोगों को उन्होंने असला दिया। चाइना, लद्दाख के करीब जितने लोग हैं उनको वो सप्रेस किए हुए हैं। कश्मीर के ऊपर एक क्लियर स्टांस है यूनाइटेड नेशंस का और दुनिया का कि प्लेबिसाइट करवाएं। और उसके अंदर 6 लाख फौज आपने बिठाई हुई है, तो वो क्या कर रही है?
फिर सबसे बड़ी बात, हमें हर सूरत, देखिए इससे बड़ी बात क्या होगी, हम कहते हैं कि पहलगाम का आप इंक्वायरी कराएं, और हमें इंसिस्ट करना चाहिए कि उस इंक्वायरी को गैर जानबदार तरीके से सामने लेके आएं, ताकि हम उसके अगर जिम्मेदार खुदा ना खासा हैं तो हम सामने आए। तो ये करने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि हमें इतना भी डरना चाहिए कि हिंदुस्तान ये करेगा, हिंदुस्तान वो करेगा। बिल्कुल ठीक है, वो एक ज़ख्मी दरिंदा ज़रूर है, जुनूनी उनकी लीडरशिप है। अक्टूबर में उनके इलेक्शन होने हैं, उन्होंने आज तक इलेक्शन में एक ही बयानिया दिया है कि पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान, प्रॉक्सी वॉर आज तक वो लड़ते रहे। तो हमें इस चीज़ को उसी तरह टैकल करना चाहिए कि एक तो दुनिया को उनका चेहरा दिखाएं, और दूसरा बिल्कुल तैयार रहें, अपने पांव ज़मीन पर रखें, अल्लाह से आजी से मांगें। जो हो गया, अल्लाह ने हमें जो करम किया, अब मेरे ख्याल में, मेरी हम्बल राय में, अब शादियाने बताने कम कर दें। दुनिया ने देख लिया, कौम में प्राउड माशाल्लाह एतमाद आ गया, कौम को हमारी सलाहियतों पे एतमाद आ गया। अब हमें तैयारी करनी चाहिए। ये वो मक्कार दुश्मन है जो कि देखें, दुनिया में चीज़ें ऐसे नहीं बनती, मुंह में बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये ऐसी कहावतें हैं, ये दुनियावी कहावतें, ये वो बेस्ड ऑन सर्टन फैक्ट्स है। जो इनका लीडर था वो 1946 में जिसकी डेथ हुई, आपको याद होगा, वो हिटलर के साथ मिलने गया, उसने हिटलर की आइडियोलॉजी अपनाया और हिटलर की सेक्रेटरी से शादी की। उसका फॉलोअर बाल ठाकरे बना, उसका फॉलोअर मोदी है, उसके मंकीज अजीत देवाल और जयशंकर हैं। ये कभी भी ये मकारियत से बाज, यारी से बाज नहीं आई। असल मलिक साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ इस चीज़ के अंदर कि पाकिस्तान ने अच्छा खासा जवाब दिया। जवाब क्या दिया? उनकी अच्छी खासी पिटाई की। अब वो अपने दुश्मन की, मतलब हमारी, वो जानते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है। तो आपको ये लगता है कि ये सब कुछ जानने के बाद अनकरीब दोबारा आने की कोशिश कर सकते हैं? मुझसे अगर आप ज़ाती ख्याल पूछें तो हिम्मत नहीं करेंगे। ठीक है, मेरा ज़ाती ख्याल है, लेकिन मैं फिर बात ये कह रहा हूँ कि आपको तैयार रहना चाहिए। हाँ, तैयार तो बिल्कुल रहना, लेकिन मेरे ज़ाती एनालिसिस के मुताबिक जितनी कारी ज़रब लग चुकी है, वो ट्रॉफी जीतने के चक्कर में ज़रूर है, लेकिन उसको दुनिया ने देख लिया, मकरू चेहरा देख लिया, और दुनिया ने अकेला भी छोड़ दिया। अब कोई साथ ही नहीं है, जिन्होंने पाला था वो भी साथ नहीं थे। सो अब थोड़ा सा उसको भी तैयार होना पड़ेगा कोई शरारत करने के लिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऑपोजिट है जी, बिल्कुल। वो मलिक साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान की पॉलिसी टुवर्ड्स भारत पहले डिफेंसिव रही कि हमने कहा जी हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को उन्होंने कमज़ोरी समझना शुरू कर दिया। अब होता है कि डीजे इस प्यार से भी कह रहे हैं कि अगर आप हमारा पानी बंद करेंगे तो हम आपकी सांस बंद कर देंगे। ठीक है, अब वो कहते हैं कि दोबारा आना है तो आ जाओ, देख लेंगे आपको। और यकीनन ये सब कुछ देखने के बाद हमें भी ये लगता है कि हमारी पॉलिसी में भी एक शिफ्ट आया है। अब हम भी वैसे नहीं हैं। अब ये तो नहीं है कि क्या भारत को हमसे डरने की ज़रूरत पड़ गई? नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल सही आपने कहा कि उसको हमसे अब डरना पड़ेगा और डर रहा है। हमारी पॉलिसी में डेफिनेटली टिल्ट है। नाउ वी आर नो मोर डिफेंसिव ओरिएंटेड ऑल टुगेदर, वी आर ऑल द टाइम गोइंग टू रिमेन ऑफेंसिव बिकॉज द वॉर डॉक्ट्रीन हैज़ बिन रीडिफाइंड। एग्जैक्टली, वो जो बैटल ऑफ ब्रिटेन और जो जर्मनी की वॉर और जो वियतनाम की वॉर और फिर गल्फ वॉर, फिर आर्मेनिया अज़रबैजान की वॉर और यूक्रेन रशिया की वॉर, उसके बाद आपने जो जंग लड़ी है ये क्लासिकल डॉक्ट्रीन था जो कि आपने शिफ्ट किया, और आपने ये साबित कर दिया कि वो जो हाइपोथेसिस और जो एग्जीक्यूशन ऑफ वॉर थी, इट इज चेंज। सो दैट मीन्स द पावर लाइज समवेयर एल्स, व्हिच इज द डोमिनेंस ऑफ एयर और द एयर पावर। एंड अल्लाह के फजल से आपके पास वो स्ट्रेंथ है कि नो मोर डिफेंसिव, एब्सोल्युटली। Now you got to go offensive. You got to teach them a lesson. देखें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते prolonged war. तो अगर आपने prolonged war नहीं करनी तो फिर पंच मारें, 3 सेकंड में पंच मारे। अच्छा, वैसे मलिक साहब ये तो थोड़ी ज्यादती वाली बात है कि आप प्रोलॉन्ग ना करें, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन ये क्या हुआ कि आपने 1 घंटे के अंदर ही दुश्मन को उठा के फेंक दिया? उन्हें को थोड़ा सा मौका ही दे देते इतनी जल्दी। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। अब चाइना के हवाले से, चाइना का रोल भी एक तरह से रीडिफाइन हो रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान ने चाइना को मार्केट करके रख दिया है। J-10C से लेके PL-15 को देखें, चलाने वाले हमारे पायलट्स, टेक्नोलॉजी अगर हमने उनकी यूज की भी तो, लेकिन हमने की इस तरह के जो कोई चाइनीज खुद भी ना कर पा रहे हो। इस तरह से पाकिस्तान ने जो किया वो शायद दुनिया में अब आगे जाके पढ़ाया जाएगा कि एक मुल्क ने जिसकी इकोनॉमी भी कमजोर थी, उसने किस तरह से इन तमाम चीजों को बरोए कार लाते हुए अपने से बड़े दुश्मन को धूल चटा दिया जी। तो इसके अंदर हम जानना चाहते हैं मलिक साहब आपसे ये कि अब एक तो चाइना पाकिस्तान को क्या क्या देगा। J-35 की बात हो रही है बहुत ज्यादा,
J-35 अगर पाकिस्तान के पास आ जाता है तो पाकिस्तान की ताकत में कितना इजाफा हो जाएगा और एयरफोर्स पाकिस्तान की कहाँ स्टैंड करेगी? देखिए, चाइना के साथ हमारे हमेशा से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि हमारा एक सबसे काबिल एतमाद दोस्त है, बिल्कुल है, और हम डेफिनेटली चाइना की मदद लेना चाहेंगे। बिकॉज अब जो वेपन्स इस्तेमाल हुए हैं, जो हमने PL-15 उन पे बरसात की, वो डेफिनेटली उसको एनालिसिस करेंगे। फिर जब आप रडार से आप ऑपरेट करते हैं तो रडार का डेटा उधर रिकॉर्ड होता है, हमारे पास भी आता है, उनके पास भी आता है, फिर उसको वो एनालिसिस करते हैं, उससे उनकी अपनी जो डिफेंसिव मनूवरिंग होती है, मेथोडोलॉजी होती है, डॉक्ट्रिन बनती हैं। सो ये सारा कुछ एक तरह से एक्सपोज हो गया। सो डेफिनेटली उसको वो उससे लेसन ड्रॉ करेंगे, उसको अपने दोस्तों के पास लेके जाएंगे, अपने आकाओं के पास लेके जाएंगे, तो वो उनको सेम हम अपने चाइना के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे कि देखें ये आपका आर्सेनल था जो हमने यूज़ किया, ये उसकी स्ट्रेंथ थी, लेकिन दिस हैज़ टू गो अप नाउ, यू हैव टू क्लाइंब द लैडर, क्योंकि आपका दुश्मन भी तैयारी कर रहा है, आपका दुश्मन भी करेगा। तो मेरे ख्याल में न सिर्फ हमें चाइना पे जाना पड़ेगा, हमें अपने इस स्टांस को लेके कि हमें अगर आप खित्ते में बैलेंस रखना चाहते हैं, ताकत का तवाजुन रखना चाहते हैं, तो सिर्फ हमें चाइना का आलाकार ना बनाएं कि चाइना को हम और चाइना ही ना सिर्फ अकेले रह जाएं, हमें आप भी टेक्नोलॉजी दें। बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि थ्रेशोल्ड्स ना बढ़ें, अमन रहे, डिटेरेंस कायम रहे, तो चाइना के साथ साथ हमें वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को भी देखना पड़ेगा और देखना चाहिए। जहाँ तक J-35 का ताल्लुक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम J-35 की तरफ जाएंगे, हम उनके साथ उसकी एक्विजिशन में जाएंगे और अपने वेपन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, दैट मीन्स मिसाइल्स एंड अदर थिंग। प्लस हमारी कुछ डेफिशिएंसीज, जैसे आपने कहा, अभी एनालिसिस शुरू हो चुके हैं, हमारे डिफेंस के कुछ डेफिशिएंसीज हैं, हमारी ड्रोन सिस्टम की कुछ डेफिशिएंसीज हैं, हमारे क्लोज इन वेपन सिस्टम की कुछ थोड़ी बहुत डेफिशिएंसीज है, जिस पे काम तो हो रहा है, बट उसको इमीडिएट स्ट्रेंथ ये लेने के लिए हमें चाइना के पास जाना पड़ेगा। बट आई ऑलवेज बिलीव कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, सो यू शुड बी हैविंग अ डाइवर्सिफाइड अप्रोच, एंड आई एम श्योर आपकी परफॉर्मेंस को देख के लोग अब आपके पास आएंगे। ठीक है, मतलब ये चाइना से J-35 ये आ रहा है, दिस इज फॉर श्योर। वी आर एंगेज्ड, वी आर सीरियसली एंगेज एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। एक चीज़ है कि अभी प्रॉपरली उन्होंने अपने यहाँ भी इंडक्ट नहीं किया, ठीक है, इट इज़ अंडर ट्रायल, इट इज़ यू कांट से इट्स अ मैच्योर टेक्नोलॉजी, तो इसलिए कुछ टाइम फ्रेम तो लगेगा। बट बाज़ का चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं आपको मैं चाइना में था, तो मुझे जिस फैक्ट्री में हम JF-17 बना रहे थे, उन लोगों ने बताया, उन मज़दूरों ने बताया कि जब आपकी 71 में जंग हुई, आपके कहने के बावजूद हमने फैक्ट्रियों में दिन रात काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कि अगर J-35 आज मैच्योर या वो नहीं है, तो अगर खुदा ना खासा ज़रूरत पड़ती है तो हमें बहुत जल्द मिल सकता है, बहुत जल्द मिल सकता है, और जो कि खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द आ रहा है। एक आखिरी सवाल मलिक साहब आपसे, F-16 का क्या रोल रह गया है? F-16 हमें ज़रा कम सुनाई दे रहा है, क्या अब हम दूसरे वेपन सिस्टम की तरफ चले गए हैं या अभी तक वो हमारा एक लीथल वेपन है? बिल्कुल लीथल वेपन है। F-16 बहुत अच्छा सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट एवर प्रोड्यूस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, बैलेंस्ड एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। देखिए, जो ये सिनेरियो डेवलप हुआ उसमें आपकी जो वॉर हुई वो स्ट्रेच हो गई, उसके जो रडार की रेंजेस थी वो बहुत बाहर चली गई, और उनके ऊपर जो मिसाइल्स थे उनकी रेंजेस भी बाहर चली गई। मैंने आपको अभी भी बताया कि हमारे साथ अमेरिका कभी भी मुखलिस नहीं रहा। हमारे पास जो ब्लॉक 52 है, हम चाहते हैं उसको इम्प्रूव करना, और हमारी अभी भी मेरे ख्याल में लीडरशिप की ये प्रेफरेंस है, और F-16 को आप कभी रूल आउट ना करें। आपकी 2019 में F-16 ने आपको फतह दिलवाई। आपके आज की जो वॉर ओरिएंटेशन थी, चूंकि वो स्ट्रेच थी, तो उसकी रेंजेस जो F-16 पे इस वक्त वेपन लगा हुआ उससे डबल थी। इस वजह से F-16 को हमने यूटिलाइज नहीं किया, अदरवाइज F-16 एयर में था, और F-16 जब एयर में आता है उससे बड़े बड़े कांपते हैं, और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है पूरी दुनिया में F-16 का, और हमने तो हिंदुस्तान के ऊपर कई दफ़ा ये साबित भी किया। फिर जो हमारी F-16 पे लड़कों की कॉम्पिटेंस है, 78 से हमने इंडक्ट किया हुआ है, वो कॉम्पिटेंस अनमैचेबल।
सो इट इज़ नॉट अ गॉन सिस्टम। इंशाअल्लाह अल्लाह विलिंग, जो मेरा अंदाज़ा है और जो मुझे यकीन है कि हमारी लीडरशिप इस तरफ भी तवज्जो दे रही, इसको इम्प्रूव किया जाए। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप खित्ते में अमन चाहते हैं, अगर खित्ते में तवाज़ुन चाहते हैं, तो उन ताकतों को हमें मजबूत करना पड़ेगा। और एक मजबूती का ताल्लुक ये होगा कि हमारे F-16 को भी अपर वर्जन में लेके जाएं। अपर वर्जन में लेके जाएं, ठीक है। मतलब अभी भी इलाके का गुंडा जो है वो F-16 ही है। एब्सोल्युटली वन ऑफ द गुंडास। ठीक है। आपने चाय पी, कैसी लगी सर आपको? उतनी अच्छी नहीं जितनी अभिनंदन को आपने की थी। मैं यही कहने लगे था, हाउ वाज द टी। ठीक है। अच्छा, बस जाते हुए आखिर में सिर्फ ये पूछ लेता हूँ, खुदा ना खास्ता दोबारा अगर इंडिया ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान की एयरफोर्स आपको कहाँ नजर आती है? मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बड़े फजल से, बड़ी आजी के साथ हम कहते हैं कि अभी हमने बहुत सी चीज़ें एक्सपोज नहीं की बिकॉज ऑफ द टाइम, बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रेंट्स, बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस विच वर इम्पोज्ड ऑन अस। तो आप जमा खाते रखें, अल्लाह ताला की मेहरबानी से पायलट्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और दूसरे स्टाफ तो हमारा है ही, बट हमारे आर्सेनल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो मैं अपनी एयरफोर्स को अल्हम्दुलिल्लाह इससे आगे ही देख रहा हूँ इंशाअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाजरीन, आपने आज का इंटरव्यू देखा, मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू था और एक कहते हैं ना प्राउड मोमेंट भी था कि अपने मुल्क के एक हीरो के साथ मैं बैठा हुआ हूँ। यकीनन आप भी इसे इसी तरह से एंजॉय करेंगे। अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको इंटरव्यू कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।